लेकिन ऐसे ही राहुल गांधी पप्पू नहीं हो गए हैं। उसमें खर्चा लगता है भाई, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब। अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो बोलेगा ही ना। कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम मैं बहुत जा चुकी हूँ, वो मेरा एक्सपर्टीज एरिया है, यूपी बिहार। और सिर्फ मुझसे पूछते थे लोग बेगूसराय में क्या हो रहा है। मैंने कहा यार बेगूसराय के बाहर भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ, ये मैं कुछ दिनों के बाद मैं भी चिढ़ने लगी थी कि बेगूसराय में सब प्रोग्रेसिव लोगों की नज़र बेगूसराय पे थी। इसका बताइए। देखिए, ये एक्चुअली एक सीरियस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हम लोगों को थोड़ा सा प्रोपेगेंडा के साइंस को समझना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा एक्चुअली होता क्या है? सुबह से लेकर के आपके सोने तक अगर एक चीज़ आपको बार बार सुनाई जाए तो आपका दिमाग का एक हिस्सा चाहे अनचाहे उससे प्रभावित हो जाता है, उससे एक इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप कहीं चले जाइए और कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछिए ठंडा मतलब, तो उसका जवाब होगा कोका कोला। आपको पता है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। ठंडा मतलब ठंडा होता है। ठंडा मतलब जो है कि मतलब आप सिकुड़ जाएं, ठिठुर जाएं, दिल्ली की सर्दी, ये होता है ठंडा का मतलब। लेकिन शब्द कैसे आपके परसेप्शन को पूरे तरीके से कैप्चर कर लेता है। एक सीरीज में मैं ही आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू में क्या हुआ था और फिर बेगूसराय में क्या हुआ, उसके पीछे का जो एक प्रोपेगेंडा का साइंस है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि कई बार आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी को, लेकिन ऐसे ही राहुल गांधी पप्पू नहीं हो गए हैं। उसमें खर्चा लगता है भाई, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ऐसे ही जो है आप खान मार्केट गैंग नहीं हो गए हैं। हाँ। और ऐसे ही जो है हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो गए। उसके पीछे खर्चा लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट किस में लगता है? इन्वेस्टमेंट प्रोपेगेंडा में लगता है। अच्छा। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं इतना बैड इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? सम इंडिविजुअल्स, सम इंटेलेक्चुअल्स, सम प्रोफेसर्स, सम पीपल जो लॉयर हैं या एक्टिविस्ट हैं या ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास करेज है कि वो अपना मार्केट का नुकसान सह करके भी देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके पीछे ये पैसा क्यों इन्वेस्ट किया गया? व्हाई? क्योंकि आपको भी पता है कि आप बहुत वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। हम तो खुद चुनाव लड़के देख के ही आ गए हैं। हमारे पास तो लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो इतना इन्वेस्टमेंट होता क्यों है? आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने एक सवाल पूछा कि आप हैदराबाद आए थे जेल जाने से पहले। जी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूँ। हालांकि हमारी मेमोरी का भी एक अजब खेला है। हमको ऋग्वेद और अथर्ववेद बहुत आसानी से याद हो जाता है, भले हम उसको नहीं देखे हों। लेकिन 2009 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, 1985 में क्या हुआ था, वो हम याद नहीं कर पाते हैं। मैं बस थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अब थोड़ा पीछे जाएं। जब 2014 में सरकार बनी तो उस सरकार को बनने के बाद लोगों ने कहा कि लोग कांग्रेस से बहुत परेशान थे। 2G, 3G, जीजाजी, तरह तरह की जो है चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एक नया विकल्प का ज़रूरत था और प्रधानमंत्री जो है चुन करके आए। जब वो चुन करके आए थे, ठीक उससे पहले एक बड़ा जोरदार मूवमेंट हुआ था, अन्ना हजारे का मूवमेंट। अरे मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना अन्ना, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। मतलब गजब गजब। हर मतलब जिस पत्रकार को आज आप अरविंद केजरीवाल को गाली देते हुए सुनते होंगे,
वो अरविंद केजरीवाल का तो वाह, ऐसी चरण वंदना की पूछिए मत। ये मतलब अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं, अर्नब की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो व्यक्ति नहीं है, अवतार है। ऐसा वही पत्रकार कर रहे थे, तो ऐसे तो वो नहीं कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। मेरा क्वेश्चन है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जो माहौल बनाया गया वो भाजपा के लिए डायरेक्ट माहौल नहीं बनाया गया, इनडायरेक्ट माहौल बनाया गया। इनडायरेक्ट माहौल कैसे होता है? मान लीजिए कि मेरे बाप जो है फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो हमने कहा डायरेक्टर को, सुनो बे हम हीरो होंगे। अब मेरी शक्ल जो है, मेरी शक्ल अब हीरो होने लायक है नहीं, तो हमको हीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड एक्टर हमसे भी छोटा ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तो लंबा हम तब में दिखेंगे और हम आगे रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि मोदी जी को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी को मूर्ख बनाना है, और ये काम अगर मोदी जी करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे आप एक चीज देखिएगा, टीवी पे जो विश्लेषक आते हैं वो अपनी पार्टी से उनका क्या संबंध है ये वो नहीं बताते हैं, कहते हैं मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, ताकि लोगों के सामने क्या मैसेज जाए कि ये इंडिपेंडेंट आदमी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये धूमकेतु है, ये ऐसे ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ऐसा फील कराया जाता है। नहीं, अब अन्ना हजारे आए हैं, अब मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी खराब आदमी है, कांग्रेस खराब आदमी है, कांग्रेस बढ़िया पार्टी नहीं है, तो लोग कहता है अरे ये तो पॉलिटिकल अपोनेंट है, ये तो बोलेगा ही ना। कौन बोल रहा है? जिसका शादी नहीं हुआ है, जो समाज के लिए लड़ता है, जो मतलब है ही मतलब सन्यासी है। हालांकि काम और धर्म की बात कर रहे थे साहब, धर्म का धंधा करने वाले आजकल बहुत काम में लिप्त हैं, आसाराम बापू, चिन्मयानंद, नए नए नाम आते रहते हैं। तो ऐसा फील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं कि क्या बोले थे। तो ऐसा पॉजिटिविटी फैलाया गया और कि एक माहौल बना करके वो आ गए सरकार में आ गए। तो जैसे 2019 के बाद हुआ वैसे ही 2014 के बाद हुआ था, अपोजिशन छुट्टी पे चली गई। याद कीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि 2019 के बाद अपोजिशन छुट्टी पे चली गई है, 2014 के बाद भी अपोजिशन छुट्टी पे चला गया था। विरोध कहां से शुरू हुआ था? विरोध शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी कैंपस से। मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूं, मैंने 135 करोड़ के इस देश में आई एम नॉट स्पेशल कि मुझे ही क्यों प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एंड फॉर्चुनेटली फॉर द मोदी जी कि मैं उस वक्त जेएनयू का प्रेसिडेंट था। मैंने एक तरफ वो चुन करके आए, एक तरफ हम चुन करके आए। अब इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, हम चुन करके आ गए, हम जेएनयू के प्रेसिडेंट थे। और अलग अलग कैंपसेस में सरकार ने आते ही जो ऑनस्लॉट करना शुरू किया, जैसे मैं कुछ इंसिडेंट बस आपको याद दिला देता हूँ, मे बी आप यू आर इंटरेस्टिंग और नॉट, बट आई एम टेलिंग यू। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल था IIT मद्रास में, उस पर बैन कर दिया गया। रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, FTII का आंदोलन शुरू हुआ जहाँ अनुपम खैर साहब गए थे। ऐसे ही बीवी जो है वो नहीं सांसद होती हैं, गाना तो गाना पड़ता है सरकार के पक्ष में। उनकी वाइफ जो है वो सांसद है और वो जो है बाद में FTII के डायरेक्टर भी बने थे। उस FTII में मूवमेंट हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में मूवमेंट हुए। तो उस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, शांति से अपना पढ़ रहे थे। सरकार बदल करके आ गई, क्या फर्क है? जैसे पिछली सरकार का मजाक उड़ाते थे, इस सरकार का भी मजाक उड़ाएंगे। 2014 से पहले जाकर के आप मेरा ही टाइमलाइन देख लीजिए। आजकल हमको मनमोहन सिंह बहुत जेंटल लगते हैं, लेकिन उस जमाने में हम लोग उनके ऊपर मीम्स बनाते थे, उनके ऊपर जोक्स बनाते थे। और यूनिवर्सिटी में यही माहौल होता है कि अपने सवाल को लेकर के स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार कुछ मानती है कुछ नहीं मानती है, दिस इज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन ये सरकार जब चुन करके आई तो जेएनयू अपने आप में ये जो अलग अलग जगह पे मूवमेंट हो रहे थे उसका सेंटर बन गया। रोहित वेमुला का आंदोलन जो कि साउथ इंडिया का ही आंदोलन था, वो अचानक से एक नेशनल आंदोलन बन गया। और रोहित वेमुला के सवाल पे आप देखिए कि आखिर ये सरकार घिर गई और स्मृति जी को
शिक्षा मंत्रालय के पद से हटा करके कपड़ा मंत्रालय दे दिया स्मृति गया। ईरानी की बात कर रहे हैं जी, हाँ। उस समय वो शिक्षा मंत्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर थी। तो ये सब जब हुआ तो सरकार ने सोचा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो लड़के हैं, ये तो हमको 5 साल तंग करेंगे, तो 5 साल के बाद उनको 5 साल फिर जीतना है, तो उस स्पेस को और उन लोगों को बदनाम करना जरूरी था। तो उन्होंने एक बहुत ही मार्वेलस तरीका निकाला कि यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरीके से ऑनस्लॉट किया जाए कि यूनिवर्सिटी के फेवर में जो जो लोग बोलेंगे सबको इंटरनेशनल साबित कर दिया गया। कितना आसान काम है कि एक ही तीर में अगर सबका शिकार कर लिया जाए तो सबका शिकार हो जाएगा। और आज देखिए कि वो प्रोपेगेंडा एस्टेब्लिश हो चुका है कि जेएनयू के पक्ष में जो लोग भी बोले, तमाम लोगों को इंटरनेशनल कह करके बोला जा रहा है। अमर्त्य सेन नोबेल ऑरिएट है, दुनिया उनको मानती है कि वो इकोनॉमी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ आकर के खड़े हो गए, वो भी इंटरनेशनल हो गए। जो पत्रकार बोले वो भी इंटरनेशनल हो गए, जो सिनेमा जगत के लोग बोले वो भी इंटरनेशनल हो गए। अब डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि एक प्रोपेगेंडा था, एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे हुआ, एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे बनाया गया, लेकिन उस प्रोपेगेंडा के पीछे कौन लोग थे, कौन लोग शामिल हैं, उसके डिटेल में तो कोई जाता नहीं है। आपको अगर ये सुनाई पड़े कान में, तो कौन लोग थे मुझे बताइए। बस आप मुझे बताइए। आपको अगर कान में सुनाई दे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आपको मन नहीं करेगा कि इस आदमी का गला दबा दे? किसको गुस्सा नहीं आएगा? मन करेगा कि कानून अपनी जगह पे है, बंदूक निकालते हैं, गोली मार देते हैं। अभी एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने कहा कि झंडा गाड़ देंगे सीने में। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि अभी एक कंट्रोवर्सी जाने देते होते हैं, कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है न्यूज आजकल। तो ठीक है, मेरे सीने में झंडा गाड़ देंगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रोपेगेंडा की शिकार हैं, उनको सच नहीं मालूम है। सच इतनी सी बात जो मैं कहता हूँ, जो भी लोग काम करते होंगे सरकारी क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, कानून से जिनका वास्ता होगा, वो आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी है जहां विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मोर देन 140 कंट्रीज के लोग उस समय पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो क्या रॉ उस पर नज़र नहीं रखेगी? आईबी उसके ऊपर नज़र नहीं रखेगी? कोई इवेंट होने से पहले ही इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा कि कोई इवेंट होने वाला है। अगर ये इवेंट उतना इंपॉर्टेंट था तो उसी समय उसको क्यों नहीं रोका गया? उस इंसिडेंट को क्यों होने दिया गया? इंसिडेंट जब हो गया, मान लीजिए कि उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, चार्जशीट क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कहती है कि मेरे नज़र में जो है इसको हम अभी ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए हैं। हम कह रहे हैं कि क्यों मामले को फंसा रहे हैं? गृह मंत्री 370 हटा सकते हैं तो कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? अगर हम उनके नज़र में कश्मीर के अलगाववादियों के पक्ष में हैं उनके अनुसार, तो वो क्या हमारे ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकते हैं? ये कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और वही प्रोपेगेंडा बेगूसराय तक पहुंचा कि पूरे देश में क्या हो रहा है इस पे चर्चा नहीं हो। किस पे चर्चा हो? बेगूसराय में क्या हो रहा है। ऐसे ही चैनल दिखा रहा था, ऐसे नहीं दिखा रहा था। उसको कहा था कि इसको दिखाओ। जब अलायंस नहीं हुआ है, अपोजिशन अपने साथ में नहीं आई है, तो ये तय बात है कि अपोजिशन का वोट डिवाइड होगा। और अपोजिशन का वोट डिवाइड हुआ पूरे देश में। आप हमको बता दीजिए, जो मैं बार बार जब पिछले सालों में जब जा करके बोलता था तो मैं यही बोलता था कि एक तरफ 31% है जो एनडीए का वोट शेयर है, जो बीजेपी का वोट शेयर है, दूसरी तरफ 69% लोग हैं जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या कि 69% वोट को अगर आप एक जगह यूनाइट कर देंगे तो इजीली 31% को हराया जा सकता है? लेकिन ये अपोजिशन की यूनिटी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? मैं आपकी सीट में ईडी है ना, मैं तेजस्वी यादव को भी ईडी है ना, ईडी है, सीबीआई है। आपने कोशिश की, वो भी जवान है, आपने बात की। हमारी कोशिश करने से नहीं होगा ना। हमारे पास देखिए कोई एम्पायर नहीं है जिसको हमको बचाना है। इतना खुल करके हम इसलिए बोल लेते हैं कि हमारे घर पे ईडी आएगा तो चाय भी नहीं पिला पाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डर है, उस डर की वजह से अपोजिशन की यूनिटी नहीं हुई। जब चुनाव परिणाम आ गए बेगूसराय के और मैं चुनाव हार गया, तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ? बड़ा अपोजिशन बनने के लिए चले थे, बेगूसराय की जनता ने धूल चटा दिया। यही बन रहा है ना।
इसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा को भी एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूँ, आप पार्लियामेंट में चले गए हैं, आप पार्लियामेंट जीत लिए हैं, देश के लोगों के साथ अभी भी वही समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। पार्लियामेंट आपका, संसद आपकी, हाँ। सड़क आज भी हमारी है। बिल्कुल। लोगों के हक और अधिकार के लिए अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे।